किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि ये सब बेरोजगार युवा कॉकरोचेस हैं। छात्रों के जिस हिसाब से जंतर मंतर पर लाठीचार्ज हुआ, ये नहीं सहा जाएगा। तो फिर सहा क्या जाएगा, मुझे इतना बता दो। जो बंदे वहां ये कह रहे हैं कि आरएसएस मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, तो वो छात्र हैं या आतंकवादी? आरएसएस के मुखिया का खुद का बयान है। आरएसएस के मुखिया ने बोला है अब देश बदल चुका है, देश बदल गया, इसका देश को मतलब ये थोड़ी ना करनी है। चाहिए। देश बदल गया इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम इस देश को छोड़ के चले जाएं। बंदे वही हैं, हिंदू वही हैं, मुसलमान वही हैं, लेकिन तुम्हारी जो छात्रों की मांग है और जो तुम्हारे अपने अपने प्रॉब्लम है उसको सॉल्यूशन के तौर पर तुम इसको धर्म को बीच में कैसे लेके आ सकते हो भाई? धर्म को कौन बीच में लाया? आरएसएस मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, ये नारे किसने लगाए? हम तो भाई धर्म को बीच में नहीं लाए। आरोप तो सरकार ने लगाया। आरोप ने अपने देश के युवा छात्रों को एंटी नेशनल बोल दिया। बताइए ये कितनी शर्मनाक बात है। हमारे छात्रों को एंटी नेशनल बोलोगे यार? तो मतलब आप कोई हमारे सरकार की बातों से राजी नहीं होता, सरकार की बातें नहीं मानता, आप उसको एंटी नेशनल बोल दो। अगर वो एंटी नेशनल है तो वो देश में क्या कर रहे हैं? तो आपके हिसाब से हिंदू मुर्दाबाद है तो हिंदू हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं? हिंदू कोई किसी ने हिंदू मुर्दाबाद के नारे नहीं बोला है आरएसएस मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद। अरे ठीक है, बीजेपी को मुर्दाबाद बोलो, कांग्रेस को मुर्दाबाद बोलो, सहमत है। तो मैं कहना चाहता हूँ राहुल भाई से, क्या ये जो मुद्दे उठे थे एक बार मुझे बताना कि आरएसएस मुर्दाबाद या फिर छात्र अपनी जगह सही थे, सरकार अपनी जगह सही थी? अगर हमारे देश में एक छोटी सी जनता पार्टी बनी जिसको कहते हैं कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक महीने पे इस लेवल पे प्रोटेस्ट कर सकती है कि पूरी दिल्ली जाम हो जाए। सिर्फ दिल्ली नहीं, शहर, पूरे देश के बड़े बड़े इतने बड़े बड़े शहर जहाँ सारे स्टूडेंट सड़कों पे आ गए, ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे। तो मेरा सवाल सबसे पहले हम लोगों से इसलिए है क्योंकि हम लोग वो हैं जो बहुत बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड में नहीं हैं, ठीक है, ना हम लोगों के पास इतनी पावर है, हम वो साधारण लोग हैं जिनको ये सब समझ में नहीं आता। सही बात में, ठीक है। तो मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि जिस देश में इतनी बड़ी पार्टियां राज कर रही हैं, वहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी जैसी छोटी छोटी पार्टियां इतने कम टाइम में इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो ये हमारे देश की डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या बुरा है? हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश के अंदर छोटी छोटी पार्टियों का होना बहुत जरूरी है। जब भी कोई बड़ी पार्टी कमजोर पड़ती है तो वहाँ पर एक पावर वैक्यूम बनता है। उस पावर वैक्यूम को भरने के लिए एक कई छोटी पार्टियां बनती हैं। इस टाइम देश देख रहा है बीजेपी की 12 साल से सरकार है, लेकिन सरकार के अंदर कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये बहुत ही ताज्जुब की बात है जो इतने सालों से चली आ रही कांग्रेस जैसी बड़ी बड़ी पार्टियां बीजेपी सरकार को आज तक झुका नहीं पाई। लेकिन एक लड़का जो यूएस से आया, उसने 2 महीने के अंदर बीजेपी सरकार को झुका दिया। ये सराहनीय काम है उसका। उसने देश के अंदर अकाउंटेबिलिटी तय करी, उसने छात्रों की मांग को रखा। ये सरकार की जवाबदेही होनी चाहिए थी। सरकार को ये काम पहले ही करने चाहिए थे। बच्चों का जो लाठीचार्ज किया वो बहुत ज्यादा गलत है। इस प्रोटेस्ट में अभिजीत दिक्के जो यूएस में स्टूडेंट है, इंडिया में एनआरआई, मेरे को उसकी हिंदी नॉलेज नहीं है, वो यूएस से आता है, एक प्रोटेस्ट करता है, एक इंस्टाग्राम पे पार्टी बनाता है। आज के जल्दी लोगों के हिसाब से लोगों को लगा कि एक उम्मीद है, पेपर लीक हो रहे हैं, लोग अलग अलग परेशानियों से परेशान है कि भाई कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, सड़कें नहीं है या पेपर लीक है या महंगाई बढ़ रही है, ठीक है। उनको एक उम्मीद मिल गई कि कांग्रेस जनता पार्टी किसी ने बनाई और इंस्टाग्राम पे वो वायरल हो गई। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ये वायरल हुई क्यों? ऐसे तो मैं आगे बना सकता हूँ एक पार्टी। आप शुरुआत से मैं आपको बताता हूँ, हुआ ऐसे जो अभिजीत दीप जिसकी आप बात कर रहे हो, उसका भी एक पास्ट रहा है। वो आम आदमी पार्टी के लिए पहले काम कर चुका है, उसके लिए जो भी विज्ञापन वगैरह इन सबको हैंडल कर चुका है। फिर उसके बाद वो जो है यूएस चला गया पढ़ाई के लिए। उसके बाद हमारे देश के अंदर देखिए अब कितनी बड़ी विडंबना है। देश का सर्वोच्च अदालत जो रह रहे देश में छात्रों को क्या बुलाता है, उनको वो कॉकरोच कहता है। तो दोस्तों छात्रों ने क्या किया, कॉकरोच को ही अपना लिया, इसलिए उन्होंने बना दी कांग्रेस जनता पार्टी। और उसके साथ इतने सारे समर्थक जुड़ गए जो देश के अंदर आज तक कभी नहीं हुआ। तो देश में जो सबसे बड़े अधिक पदों पे बैठे हुए हैं हमारे,
जैसे किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि ये सब बेरोजगार युवा कॉकरोचेस है, जी तो उस पद पर बैठ के इस तरीके की कोई भी कमेंट करना, ये कहाँ तक सही है? क्या उनमें इतनी समझ नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं? हम एक पब्लिक फिगर होकर इतना कुछ बोल रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक नहीं? आदमी कोई भी हो, लेकिन चेयर मैटर करता है। चेयर हमेशा रहेगी, आदमी आता रहेगा जाता रहेगा। हमारे देश के जो मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने जो छात्रों को लेकर कटाक्ष किया बहुत ही निंदनीय है। मैं उसकी निंदा करता हूँ। और आप पुरानी बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन अभी देखिए, अभी दिल्ली में जो छात्रों के ऊपर लाठी चार्ज किया गया, मैं तो देखकर ये हैरान था। लाठी चार्ज करते वक्त उनके सरों पर गड्ढे क्यों हो रहे हैं, इतने बड़े टाँगे क्यों आ रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ जी मैंने कहीं पढ़ा था कि जब ऐसी सिचुएशन में लाठीचार्ज होता है जी तो उसके भी एक रूल है कि आप लाठी कहीं भी नहीं मार सकते, उसका एक तरीका है। बिल्कुल। तो उसके बाद भी हमारे प्रोटेस्टर जो बच्चे हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं है, कोई डंडे नहीं है, वो अगर हम इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं तो हम देख रहे हैं कि उनके हाथ में तो फूल है, या वो अपने बैग लेके बस भाग रहे हैं, या वो संसद की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस का ये हक कब से बन गया, या कितना हक है कि वो लाठी सर पे मार रही है, या किसकी कमर तोड़ दी, किसी लेडीज को एक जैन पुलिस वाला मार रहा है? ये राइट्स कहाँ से पुलिस वालों को मिल गए, या इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? अपने हिसाब से भी क्या लगता है? पुलिस ने जो भी किया वो तो निंदनीय है ही, लेकिन और साथ के साथ असंवैधानिक भी है। उसका एक प्रोटोकॉल होता है। जैसे हम बच्चों को मारते, अब सर पे नहीं मार सकते, आप ऐसे हार्ड शरीर के ऐसे हार्ड हिस्से पर मारेंगे जहाँ पर उसको जख्म को पैरों में मार दिया, कमर पे मार दिया, लेकिन सर पे मारना ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय की बात है। मैं पुलिस की यहाँ पर निंदा करता हूँ। पुलिस ने जो एक्शन लिया, यहाँ तक कि मैंने वीडियो देखी है, पुलिस की लाठियों के अंदर जो कील होती है वो थी। बताइए, ये तैयारी कर कर आए थे? मार सकते हैं लेकिन छूट लेकिन जिस मैं रोकूंगा 2 मिनट तैयारी कर कर आए थे। 2 मिनट मनीष को यहाँ रोकना चाहूंगा। सिविल वर्दी में रहने वाले लोग कौन से? जिसने अभिजीत इंस्टाग्राम की बात करी थी, मैंने उसकी बहुत सारी वायरल वीडियो देखी है जिसमें वो ऐसे बेहोश होता है और पब्लिक उससे कहती है, अबे अभिजीत बहुत जल्दी क्या होश में? अभिजीत क्या हुआ था अभिजीत? आप उसे अभिजीत क्यों? नहीं, आप सीआईडी वाले के ऊपर जा रहे हो। ये अभिजीत वो है जिन्होंने कांग्रेस का पार्टी बनाई थी, आप सीआईडी में जा चुके हैं, वो बंद हो चुका है। सॉरी मैं यहाँ जनता से सॉरी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं ये कहना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार से गलती हुई है। अपने सत्ते की नशे में, घमंड में वो इस छोटी सी चीज को ये सोच कर रह गए कि ये बच्चे ही तो है, क्या कर देंगे। लेकिन धीरे धीरे वो जो आंदोलन था वो हिंसा का मोड़ ले लिया और बच्चों को मारा गया। हाँ मैं मान सकता हूँ कि हाँ हुआ है, मारा गया है, लेकिन क्या बच्चों ने पुलिस वालों को नहीं मारा? मैंने खुद देखा है वीडियो पर, इंस्टाग्राम पर, मैं खुद नहीं गया, वो बात अलग है। लेकिन उनके बच्चों के बीच में क्या वो और बंदे नहीं थे जो पुलिस को मार रहे थे? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है कि जब एक आंदोलन 20 दिन से शांतिपूर्वक चल रहा था, तो 21वें दिन ऐसा क्या हो गया कि इतना बड़ा आक्रोश हो गया, जहाँ दिखाया जा रहा है कि गाड़ियाँ टूट गई या इतने सारे पत्थर। जब पुलिस की 20 दिन इतनी टाइट सिक्योरिटी थी, पूरा जंतर मंतर एरिया उन्होंने अपने बैरिकेटिंग से सील कर दिया था, किसी को भी बिना चेकिंग अंदर नहीं जाने दे देते, तो इतने सारे पत्थर वहाँ आए कहाँ से? ये सवाल आज भी है। और बहुत सारे इंस्टाग्राम रील्स आप देख सकते हो कि लोग वायरल कर रहे हैं कि ये पत्थर रात को नहीं थे, अभी अभी अचानक आए हैं, कोई गाड़ी लेके आया है, कोई ट्रक में आया है। तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कहीं ना क्या ये प्रोटेस्टर्स का ही किसी का हाथ माहौल है? बनाया गया है बच्चों को, और इसके पीछे साजिश थी, जो भी साजिश थी कि ये देश के अंदर, आप मेरी बात सुनिए, देश में असामाजिक तत्वों की कमी नहीं है। बहुत लोग चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट जो है, अपना जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है वो ना हो, उसको हिंसक बनाना चाहते थे। हिंसक बनाए, पुलिस को लोग पीटे फेंक कर मारे ताकि उन पर पुलिस जो है लाठी चार्ज करे और फिर अपने घर को पाए। लेकिन छात्रों ने पीछे नहीं हटे, वो अपनी जगह पर बने रहे और उन्होंने अपना जज्बा नहीं हारा। मैं छात्रों की यहाँ पर सराहना करता हूँ। ये देश का नया युवा है, तुम उससे पेपर लीक करवा लो, ये सही में कॉकरोच है। कॉकरोच को पता है उसका क्या गुण होता है, वो जो न्यूक्लियर जो बम है ना, उसको भी सहन कर सकता है। तो हमारे छात्र देश के वही बन चुके हैं। ये फेल सिस्टम के बावजूद, पेपर लीक के बावजूद,
लाठी चार्ज के बावजूद वो झुकेंगे नहीं, वो मुंह तोड़ जवाब देंगे। और सरकार को आज उन्होंने बता दिया कि हम क्या चीज है। सरकार से लड़ो। राहुल भाई मैं आपको रोक रहा हूँ, 1 मिनट रुकना बस। मैं ये कहना चाहता हूँ सरकार से लड़ो, ठीक है, बीजेपी से लड़ो, कांग्रेस से लड़ो, लेकिन जो उसमें ये मुद्दे उठाए गए कि आरएसएस मुर्दाबाद, हिंदुत्व मुर्दाबाद, ये कौन सा आंदोलन था? ये छात्रों का अपने जिंदगी के लिए था, अपने फ्यूचर के लिए था। वो ये बोलने का क्या मकसद था? और वहाँ पर जो और भी बंदे उनको सपोर्ट करने आए थे, और वहाँ पर मैंने खुद देखा गाने रैप चलाई जा रही हैं। ये कौन सा आंदोलन है भाई? आपको अगर आपकी मांगों को ये जैन जी आंदोलन है, जैन जी आंदोलन है, तो ये आंदोलन करने का नया तरीका है, ये उनका वे है, ये उनका अगर ये है तो आरएसएस मुर्दाबाद बोला गया, तो फिर ओबीसी जो आरएसएस मुर्दाबाद बोला, हम जिस पे भी जातिगत टिप्पणी की गई मैं उसकी निंदा करता हूँ, मैं उसको खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बात में मैं आपके सामने तो एकदम साथ हूँ। एक ही धर्म को क्यों तोड़ा जाता है? मुझे बस इस बात का जवाब चाहिए। हर जगह हर बात को लेकर एक ही धर्म को क्यों तोड़ा जाता है? जहाँ पर भी जाओ वहाँ सिर्फ मंदिर की बात क्यों आती है? और भी धर्म है इस देश में, और भी जाति है, और भी मजहब है, उनके लिए कोई आगे नहीं आता। हाँ, मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि जब तक कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, 47 में हमारा देश आज़ाद हो जी, ठीक है, 70-75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, ठीक है, आज तक हिंदुत्व खतरे में नहीं था। या हम जब से बड़े हुए हैं, अगर हम 98 वाले बच्चे हैं, 97 वाले बच्चे हैं, जो उन्होंने होश संभाला है सन 2010-11 में, तब तक हमने कभी नहीं सुना कि हिंदुत्व खतरे में है। 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि हिंदुत्व इतना खतरे में आ गया कि हर दूसरी बात पे हिंदुत्व ही खतरे में है? इसका क्या कारण? क्या ये बीजेपी का गेम प्लान है कि उनकी पार्टी को रहना इसी मुद्दे पर है? नहीं, बीजेपी कंपनी में आपको रोकना चाहूंगा, मैं अपनी बात रखना चाहूंगा यहाँ पर। राहुल भाई यहाँ से ज्यादा मत मारो, ठंडा इसमें हो जाएगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि 2014 से पहले कांग्रेस सरकार थी, आंखों पर पट्टी ऐसे बंधी हुई थी कि उन्होंने कभी जानकारी नहीं दी कि भाई नहीं होता। जो ये भाईचारे का सिस्टम चल रखा, मैं मानता ही नहीं इस बात को कि भाईचारा भी होता है। और अब 2014 के बाद में ये भी कहा बीजेपी ने सिर्फ सोशल मीडिया, रील्स, फोन, जो सच्चाई है आपके सामने है, थूकने से लेकर आतंकवादी तक एक ही मतलब मिलेगा। ये हमारी आंखों के सामने है कि आपका नहीं मैं ये आप ये एक ही मजहब का क्या मतलब है आपको? नहीं, आप इस तरीके से एक मजहब के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये बहुत ही ये नहीं, मैं ये नहीं समझूंगा मैं। नहीं, आप एक धर्म को आप टारगेट नहीं कर सकते। आप मुस्लिम धर्म को आप सीधे बोलिए ना, नाम लीजिए आप उनका। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रील्स के माध्यम से हमें सच्चाई का पता चला, जो कि 70 सालों में पता नहीं चला, लेकिन धीरे धीरे हमें सबका पता चला कि भाई कौन कितना अपना है, कौन कितना पराया है। तो उसके लिए आपकी सरकार ने क्या किया? सो कॉल्ड हिंदुत्व सरकार ने उसके लिए क्या किया, बताइए मुझे। यहाँ पर सरकार हमारी विफल रही है, हम ये मानते हैं। मान लो 12 साल से विफल ही रही है आपकी सरकार, ये आप मान लीजिए। अरे इस बात को मानते हैं, उस सत्ता के चूर में इतने अभी चूर हैं कि एक चेहरा है, मोदी जी हैं, उनके पीछे दुनिया अभी पागल है, वोट दे रही है, लेकिन नीचे जो कार्यकर्ता है वो अपना काम नहीं करते। इसमें मोदी जी की क्या गलती है? मोदी जी की गलती है? लीडर को ही हमेशा पकड़ा जाता है। कोई भी गलती होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है लीडर की। जो लीडर है किसी भी संगठन के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर, उसी को ही पकड़ा जाएगा। लीडर ही जवाबदेही होता है। बताइए आपकी सरकार के अंदर, राम मंदिर के अंदर चोरा जो घोटाला चोरी हुई, बताइए आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? घोटाले, चलो मैं ये कह रहा हूँ आपकी घोटाले नहीं, चोरी हुई है। राम दरबार में चोरी हुई और है। किसने की है ये भी सुन लीजिए। बीएचपी हिंदू परिषद के लोगों ने चोरी की है। बता दीजिए। चंपत राय ने चोरी की है। उन्होंने ही चोरी की है। सजा राम मंदिर के लिए, सजा राम मंदिर के लिए 50 सालों से बीजेपी लड़ रही थी। इतने सारे उनके लोगों ने अपनी जान दे दी, ऐसा कहा जाता है। उसी मंदिर में मंदिर बनने के कुछ सालों बाद इतना बड़ा घोटाला हुआ। तो क्या बीजेपी सिर्फ पैसों के लिए ही काम कर रही है, या वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेके आम जनता को भड़का के अपना वोट बैंक ये बना रही है? बीजेपी का सिर्फ नैरेटिव है। अगर वो नैरेटिव नहीं होता, बताइए उन्होंने हिंदू के लिए क्या काम किया। मैं अभी खोल कर रख दूंगा संविधान के अंदर 10 पॉइंट जिसमें हिंदू को इक्वलिटी नहीं मिली। क्या बीजेपी ने उसके ऊपर काम किया? आप राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़िए, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है। हिंदू अपने स्कूल के अंदर किसी भी रामायण गीता को नहीं पढ़ा सकता, जबकि क्रिश्चियन, जैन,
सिख, ईसाई वो सब पढ़ा सकते हैं। क्यों ये भेदभाव क्यों? हमारा देश तो सेकुलर है। मैं सवाल करता हूँ, सेकुलर देश के अंदर ये भेदभाव क्यों? सिर्फ माइनॉरिटी के नाम पर। अब जिस तरीके से जो प्रोटेस्ट कॉकरोच जनता पार्टी 1 महीने 2 महीने में इतने बड़े लेवल पे उन्होंने आंदोलन कर दिया, जी इतने वायरल हो गए, आज की भाषा में अगर बोले जेंजी भाषा में इतना वायरल हो गए, तो उस पार्टी को इतना बड़ा बनने में क्या सोनम वांगचुक का हाथ था? अगर वो संसद पे अनशन नहीं करते, जंतर मंतर पे अगर वो अनशन नहीं करते, तो जी। क्या ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा चलता? ये बात क्या धर्मेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस बात से सहमत हूँ। आप जानते हो सोनम वांगचुक को? नहीं मैं जानता नहीं, पर साफ नहीं बोल सकते। आपने कहने के बाद कीजिए। आप रोक क्यों रहे हो? जब ये तो मुंह दिया ये तो मुंह दिया क्या धर्मेंद्र को भी कुछ बोलने का? कोई पता है ऐसी बात है कि तो पढ़ ले। तो चलो ये वो भी सोनम वांगचुक मेरे भाई को बताओ। अच्छा रो मत भाई। आता है बोलो तब वापस आता है। एक कॉकरोच जनता पार्टी जो मुश्किल से 2 महीने पहले स्टेबलाइज हुई है, एक बच्चे ने सुन के किसी की बात एक इंस्टाग्राम पे पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। जी कुछ दिनों में 20, 22, 24 मिलियन उस पे फॉलोअर्स हो गए। जी बिल्कुल। यानी कि एक जेंजी बच्चे ने बनाई। जो आज तक कोई ना जेएनसीओ ने- बीजेपी कर पाई ना कांग्रेस कर हाँ, पाई। आज तक कोई बड़ी पार्टी या कोई रैंडम पर्सन भी, सेलिब्रिटीज की हम बात करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स की बात करते हैं, कोई भी इतनी जल्दी इतना बड़ा बूस्ट नहीं लेके आया। और वो पार्टी अगले 1 महीने में संसद पे आती है, जंतर मंतर पे एक बहुत बड़े मुद्दे के साथ प्रोटेस्ट करती है। जी तो उस प्रोटेस्ट में बड़े लोग बाद में जुड़े, जी जी अलग अलग पार्टियां अपनी हाथ सेकने आती है, वो एक नॉर्मल बात है। जी इस पार्टी को सपोर्ट करने सबसे पहले निकले सोनम वांगचुक जी। जी। तो क्या सोनम वांगचुक के जुड़ने के बाद ये पार्टी ज्यादा बड़ी हुई है या प्रोटेस्ट ज्यादा बड़ा हुआ है? आपका इस पे क्या मतलब है? क्या कहना चाहोगे? सोनम वांगचुक जो है वेल नोन फेस है, सब लोग उनको जानते हैं। जो है वो 3 इडियट मूवी आई थी, उसके जरिए ऐसा उन्होंने दावा किया था कई लोगों ने कि वो सोनम वांगचुक बट के फिल्म ऊपर मेकर्स ने मना कर दिया कि हमने तो उससे पहले उनका नाम भी नहीं सुना था। हाँ, ऐसा लेकिन आमिर खान उन्होंने ने कभी भी दावा नहीं किया। सोनम वांगचुक ने, जो लोग हैं रूमर्स बनाते हैं, उन्होंने दावा किया, कभी उन्होंने नहीं किया। लेकिन आमिर खान ने जो भी इसके लिए जो क्लैरिफिकेशन दिया, लोग उससे जानते हैं। लेकिन इससे बड़ी बात, वो जो है एक एजुकेशनिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने अपने लद्दाख के लिए काम किया है, आर्मी के लिए जो ऐसे कैंप बना कर दिए हैं, जो वहाँ लद्दाख जैसी जो -20 डिग्री जो वहाँ का जो टेम्परेचर है उसमें गर्म रह सके, वहाँ के किसानों के लिए काम किया है। तो वो वेल नोन पर्सन है, लोग उनको जानते हैं। और उनको जो है काफ़ी उनकी शिक्षा के अंदर जो उन्होंने काम किया है, वो एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं, उसके वजह से उनको एक पुरस्कार भी मिला है। रेवन मैग्नेट से बोलते हैं, उसको बहुत बड़ा पुरस्कार होता है, किसी को भी नहीं मिलता, उनको मिला है। इसलिए लोग उसके साथ जुड़े, क्योंकि वो एक शिक्षा के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं आपकी बात जी। काटता हूँ, मैंने कहीं से रूमर सुने हैं, बहुत सारी बातें सुनी है कि उनकी एक वाइफ, पहली जो वाइफ थी जी। वो एक अमेरिकन एजेंट थी, ऐसा मैंने रूमर सुने हैं। मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है। जी। और बहुत सी बातें ये भी सुनी है कि वो एक चाइनीज एजेंट है। तो इस पे आप लोगों को क्या जानकारी है या क्या देखिए जी, बात ऐसी है, सरकार है हमारी सबसे बड़ी, केंद्र में सरकार है और लगभग देश में 20 राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार है। आपके पास आईबी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपके पास ईडी है, आपके पास पूरी खुफिया एजेंसी है। अगर वो देशद्रोही है, वो फंडिंग ले रहा है, तो आप फंडिंग पकड़िए और जनता को दिखाइए कि आप ऐसा कर पाए। सिर्फ आप आरोप लगाना जानते हैं, आप सिद्ध नहीं कर सकते, सिर्फ आप आरोप ही लगाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कोई इनके खिलाफ बोलता है, ये उसको एंटी नेशनल बोलते हैं, चाइना से फंडिंग आ रही है, CIA का आदमी है, स्पाई है, बस ये आरोप है। अगर वो आरोप सच है, जनता के सामने रखिए, और वो देश के अंदर वो क्या कर रहा है उसको पकड़ के जेल के अंदर डालिए। मैं दावा करता हूँ वो एक निष्पक्ष आदमी है, वो एजुकेशन के लिए काम करता है, उसने लद्दाख में एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, इसलिए जंतर मंतर पे लोगों ने उसके लिए आह्वान किया, लोगों ने स्टोरी लगाई, इन्फ्लुएंसर लोग जुड़े, किसके नाम पर? सिर्फ सोनम वांगचुक के नाम पर। शुरू में जो है CJP के नाम पर लोगों को इतना समर्थन नहीं मिला, लेकिन सोनम वांगचुक के नाम पर सब लोग इकट्ठा है। और जो कॉज है हमारा, जो देश के अंदर जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक करने के लिए, आपको पता है कोठारी कमीशन ने क्या कहा था? कोठारी कमीशन ने बोला था देश की जो GDP है उसका 6% शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। आप कितना कर रहे हैं? सिर्फ 2.9%, पहले 2.7% था, अब 2.9। जब तक आप जो देश में जो कोर वैल्यूज है आप उन पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बच्चों पर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो कहाँ से साइंटिस्ट बनेंगे?
वो कहाँ से इंजीनियर बनेंगे, कहाँ से देश को प्रगति के ऊपर लेके जाएंगे। उस बात को नहीं सुना गया। 6% आप एजुकेशन के ऊपर नहीं लगाते। नीति आपकी खुद की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है देश के अंदर 1 लाख स्कूल ऐसे हैं जहां पर सिर्फ एक टीचर है। बताइए, हम 2026 में रह रहे हैं, 1947 में रह रहे हैं। और मैंने अभी ये भी देखा है, कहीं पे कोई रिपोर्ट पढ़ी थी कि जब से बीजेपी सरकार सेंटर में आई है, जब से उन्होंने देश पे अपना राज करा है, अपनी गवर्नमेंट चलाई है, बहुत सारे सरकारी स्कूल बंद ही कर दिए हैं। मतलब क्या बीजेपी का मेन कोर है कि सब चीज़ें प्राइवेटाइज कर दो। उन्होंने रेलवे काफ़ी स्टेशन प्राइवेट कर दिए, एयरपोर्ट प्राइवेट कर दिए, ठीक है। तो क्या स्कूल, सरकारी स्कूल भी काफ़ी बंद करके प्राइवेट करें, ऐसा आपको लगता है? जी, सरकार जो है ऐसा कदम ले रही है। मैंने ये जो आप जो खबर बता रहे हैं इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि यूपी गवर्नमेंट ने ऐसा काम किया है जहाँ पर उन्होंने काफ़ी सरकारी स्कूलों को बंद किया है। जबकि सरकार को क्या करना चाहिए, सरकारी स्कूलों को प्रोत्साहन करना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए, उनको एक लेवल पे लेके जाना चाहिए जहाँ पर एक अच्छी एजुकेशन सब हो। देश के अंदर एक अच्छी एजुकेशन, हेल्थ केयर और जो रहने के लिए जगह, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। एजुकेशन तो सबसे ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें कोई गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। इस बात से मैं ये कहना चाहूंगा मनीष भाई की ये बात को, ये सिर्फ बातें किताबों में और बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन समानता है कहाँ? आप चाहे कहीं भी चले जाओ, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, ये सिर्फ समानता नहीं है। गरीब का तो सिर्फ गरीब का ही है, अमीर का सिर्फ अमीर का ही है। ये सिर्फ बोलने में अच्छी लगती है, लेकिन साथ आपने कितने बच्चों को पढ़ते हुए देखा है गरीब और अमीर को साथ में? इतना मुझे बताइए। आप इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्कूल का बढ़िया बनाकर दोगे तो वहाँ पर कोई भी बनेगा। मैंने एक IAS की जो है एक कहानी पढ़ी थी, वो मुझे याद नहीं है वो कौन से राज्य का है। वो अपने स्कूल के अपनी बेटी को सरकारी स्कूल भेजता है। गिनी चुनी सिर्फ एक कहानी सुन लेने से वो सच नहीं हो जाता। अगर एक सच नहीं हो, सच है। मैं आपको एक कहानी सच है, लाखों लाखों में से एक कहानी है वो सच है। अगर क्या ये हो सकता है, क्या ये पॉसिबल है कि अगर अगर गवर्नमेंट एक ऐसा रूल पास करवा दे, कोई ऐसा नियम पास करवा दे कि सरकारी स्कूल में हर सरकारी अधिकारी का एक बच्चा पढ़ना जरूरी है, तो क्या स्कूलों के हालात नहीं बदलेंगे? बिल्कुल बदलेंगे। तो ये बिल लेकिन राहुल भाई मैं आपको यही रोक रहा हूँ 1 मिनट के लिए, लेकिन मैं कहना चाहूंगा ऐसा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार चाहती नहीं कि तुम लोग पढ़ो। अगर पढ़ जाओगे तो सवाल करोगे, सबसे मेन मुद्दा यही है। मैं तो आप ही की तो सरकार है, हमारी सरकार है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी सरकार विफल रही है स्वास्थ्य के मामले में, शिक्षा के मामले में, और जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, अगर इतना सरकार अगर पहले उस चीज को गंभीरता से लेती तो ये आंदोलन आगे न बढ़ता। यहाँ पर चूक हुई है मोदी सरकार से। क्यों? क्योंकि उन बच्चों की बात पहले सुनी नहीं गई। अगर वो सुन लेते इस सही तरीके से कि ये बच्चे कहना क्या चाहते हैं, तो शायद आंदोलन की जरूरत ही ना पड़ती। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि उन्होंने सिर्फ अपने अहंकार में आकर कि ये क्या ही कर लेंगे, तो अहंकार में आकर ऐसा कदम उठाया कि उनको इग्नोर कर दिया। मैं इस चीज को मानता हूँ कि सरकार से यहाँ भूल हुई है, चूक हुई है और बहुत बड़ी गलती हुई है। क्यों? क्योंकि बच्चों को गंभीरता से नहीं लिया गया, और जहाँ उनके सिर फूटे, आंदोलन हुआ, हालांकि बच्चों के, पुलिस वालों के भी सिर फूटे हैं, ऐसा नहीं है। नुकसान उनको हुआ है, नुकसान सामने वालों को भी हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं वही सवाल फिर से राहुल भाई मैं फिर खड़ा कर रहा हूँ कि बच्चों के रूप में जो और भी बंदे थे वो कौन थे जो पुलिस वालों को मार रहे थे? मैं भी तो यही पूछ रहा हूँ, जो सिविल वर्दी के अंदर जो लाठी मार रहे थे वो कौन है? आज तक उसका जवाब नहीं मिला। जैसे 20 दिन प्रोटेस्ट बहुत शांति से चला, बिल्कुल ठीक है। 21 दिन उन्होंने ऐलान करा कि हम मानसून सत्र के टाइम पर संसद पे कूच करेंगे जी, ठीक है। लेकिन संसद पे जब हमने देखा, बहुत सारे विजुअल्स ऐसे आए कि संसद के अंदर की जो सिक्योरिटी होती है, जो फोर्सेस होती हैं, उन्होंने अपनी तैयारी कर रखी थी कि वो अपनी गाड़ियां लेके खड़े हैं, आर्म फोर्सेस के साथ अपने गन्स एम करके खड़े हैं गेट के पास कि कोई अंदर ना आ पाए। तो क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो और आपको संसद का मार्च करना है, तो क्या कोई भी मार्च करने वाला, कोई भी प्रोटेस्टर इस तरीके से संसद में जा सकता है? क्या ये हमारे देश के पार्लियामेंट, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में लूपहोल नहीं है कि अगर कोई अंदर घुस गया तो वो तो कोई भी हो सकता है। प्रोटेस्टर्स के बीच में कोई भी आतंकवादी हो सकते हैं, कोई भी अराजकता फैलाने वाले कोई भी तत्व हो सकते हैं। तो क्या ये राइट्स है कि अगर तुम्हें परमिशन मिली हुई है प्रोटेस्ट करने की, उस प्रोटेस्ट के बीच में आप बोलते हो कि हम संसद में जाना चाह रहे हैं और आप हंगामा करते हो, संसद की तरफ जा रहे हो जी, तो उस टाइम पर क्या पुलिस वाले आपको शांति से या आपके ऊपर अटैक करके आपको रोक सकते हैं? उनके पास ये राइट्स है या नहीं है?
पुलिस वाले अपना काम कर रहे हैं। हम्म। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और ये संविधान प्रोटेस्ट करने का हमें जो है संविधान देता है। संविधान की वजह से हमें हक है, जब उस सबसे बड़ी अदालत जो हमारी पंचायत है लोकतंत्र की, जब उसमें हमको न्याय नहीं मिल रहा, हम यहाँ पर 20 दिन से 21 दिन से हमारे यहाँ अनशन कर रहा है बंदा, सरकार के कान में एक जू नहीं रह रही, तो हम क्या करें? हम संसद की पंचायत में ही तो जाएंगे। तो हमें एक लोकतांत्रिक अधिकार है और हम ऐसा कर सकते हैं जब तक उनके कानों में रू नहीं। कोई बोलता है, किसी की मैंने बात सुनी थी कि वो बोलते हैं कि आप सीधे संसद में क्यों नहीं चले जाते। जी, जो बंदा पॉलिटिक्स में है, सिर्फ एक पार्टी बनाई है, वो अपना आंदोलन कर रहा है, एक स्टूडेंट है अपना आंदोलन कर रहा है, वो उसका राइट है, ओके। वो बोलते हैं उससे कि आप पार्लियामेंट में जाओ, अपनी बात रखो। संसद में जहाँ पे डिबेट चल रही है, जहाँ पर मानसून सत्र चल रहा है, क्या कोई भी प्रोटेस्टर उसमें जा सकता है? वो नहीं जा सकता, ऑब्वियस है। वहाँ पे तो बंदे चुनके ही जाते हैं ना, एमएलए एमपी जो बनते हैं, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद ही वो अंदर जाते हैं। तो यहाँ पे किसी ने सवाल बोला कि भाई आप सीधा पार्लियामेंट में जाओ, अपनी बात रख दो वहाँ पर। वो सामने से कहते कि हम जा ही नहीं सकते, हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम भाई लड़ाई करके जा सकते हैं। अगर आप इतना परमिशन दे दो हमें, क्या हमारे किसी भी संविधान में कोई ऐसा प्राविधान है कि अगर आपको ऐसी कोई बात अपनी सीरियस मैटर पर रखनी है तो आप डायरेक्ट पार्लियामेंट में कर सकते हो उसको? इसके ऊपर अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई संविधान के अंदर ऐसा क्लोज ऐड है या नहीं, देखना पड़ेगा इसका क्या है। मेरा एक राहुल भाई सवाल था। हाँ जी। लेकिन मनीष जो भाई- संविधान की तरफ कूच करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और मैं इस पे छात्रों के साथ खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि आप खुद ही देखिए जंतर मंतर पे जो है इतने साल से जंतर मंतर पे इतने टाइम से लोग छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार का क्या रवैया देखिए आप, कोई जवाब नहीं। आदमी हताश होकर क्या करेगा? प्रदर्शन करेगा, संसद की तरफ वही तो बढ़ेगा। तो हम संसद की तरफ बढ़े, अपने पार्लियामेंट की तरफ बढ़े, जो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है उसकी तरफ बढ़े, ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमारा कोई नहीं छीन सकता हमसे। भले हमारे ऊपर आप लाठियां मारे, हमारे ऊपर आंसू गैस के बम छोड़े, हमारे ऊपर आप वाटर कैनन का इस्तेमाल करें, हम कॉकरोचेस हैं, हम न्यूक्लियर अटैक भी सहन कर जाएंगे, ये आपकी लाठी क्या चीज है? लेकिन राहुल भाई मैं एक बार रोक रहा हूँ आपको, एक बार मनीष भाई की मैं एक बात बड़ी करता हूँ, मैंने भी जानकारी है मुझे, और जहाँ तक मैंने सुना सूत्रों से मुझे भी पता चला, मैंने भी गुप्त सूत्र छोड़ रखे हैं अपने, जो ये भाई साहब बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी हैं, उन्होंने आंदोलन किया, जिनके ऊपर पूरी लड़ाई छिड़ी कि भाई कॉकरोच वहाँ आके बैठे, जो पार्टी के बच्चे हैं, और जिनके ऊपर पूरा शुरुआत में सोनम वांगचुक जी हैं, उन्होंने अपना रुख मोड़ा आंदोलन की तरफ। मैंने जानकारी मिली मुझे सूत्रों के से कि मैंने तो उनका ये सुना था कि वो भूख हड़ताल पर थे, लेकिन जब उनका वो चेकअप करा गया तो ऐसा पाया गया चेकअप में कि ये खाना पीना एकदम फिट है, खाना पीना भी खा रहे हैं। तो वो सिर्फ नाम था भूख हड़ताल का, या फिर कैमरे के सामने वो आप भूख फेक हड़ताल न्यूज़ थी? देख रहे हैं, फेक न्यूज। या तो आप यहाँ पर क्या आप टीवी पे देख रहे हो? यहाँ पर आप फेक न्यूज चला दीजिए। अच्छा, मैं इनकी बात पे मेरे को सवाल आया। यार कुछ तो नहीं, आपको नहीं, कुछ सही तो है। यार ट्राई कर नहीं, लिया। सही जा रहे हैं। अरे तो कोई ना, सुनो, मेरे को इनकी बात पे एक सवाल आया कि जिस तरीके से प्रोटेस्ट 20 दिन चला, ठीक है, कोई छोटा मोटा प्रोसेस को नहीं कहेंगे, अगर वो 20 दिन भी चल रहा है और इस लेवल पे चल रहा है कि वहाँ पे हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स आ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ उनके माँ बाप हैं जिनका पढ़ाई से मतलब नहीं है, बट वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आ रहे हैं, या कोई रिक्शे वाला भी आ रहा है कि कल को मेरा बच्चा बड़ा होगा तो मैं भी कोशिश करूंगा, ठीक है। बट 20 दिन या मैं बोलूँ 21वें दिन भी जब वहाँ पे लाठीचार्ज हुई थी, कोई भी जो हमारी नेशनल मीडिया है, स्टेबलाइज नेशनल मीडिया है, जिसको हम आम जनता टीवी पे देखती है, कोई भी मीडिया हाउस वहाँ पे नहीं था, 90% वहाँ पे नहीं था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इस पे क्या कहना चाहोगे? जिस तरीके से सरकार ने अपनी आंखें बंद कर ली, 20 दिन किसी बच्चे की बात नहीं सुनी, कोई को सीरियसली नहीं लिया, तो मीडिया की जो जिम्मेदारी बनती है कि सच को सच दिखाना है, झूठ को झूठ दिखाना है। तो क्या 2014 के बाद से मीडिया बिक गई है? बिल्कुल बिल्कुल, इसका जवाब देंगे धर्मवीर। क्या आपकी सरकार ने मीडिया को खरीद लिया है? मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि जो लोग पीछे पड़े हुए हैं ना कि मीडिया बिक गई है, मीडिया ऐसे है, जिनको सिर्फ देश के हित में नहीं सोचना होता, वो लोग सोचते हैं कि मीडिया बिक चुकी है। हालांकि काम सारे हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बीजेपी सरकार में मीडिया बिक चुकी है, कांग्रेस में भी बथेरे घोटाले हुए हैं। क्या जानकारी मिली है आपको
क्या आपको जो घोटाले रिजल्ट हुए मिला? हैं कांग्रेस सरकार में वो कैसे बाहर आए? वो मीडिया ने पूरी पब्लिक को, अपने देश को बताया। आपने देखा है? कब- आप पैदा ही 2014 के बाद हुए हो। कब आपने बताई? कांग्रेस सरकार देखी नहीं है तो कब आप क्या बताया? बताएंगे? ये बताओ कि मीडिया ने कब आप बताई? 2013 का आंदोलन 1975 में बताई, 1975 आप अन्ना हजारे का आंदोलन देखिए। अन्ना हजारे अन्ना का हजारे को आंदोलन को कितना बड़ा किसने किया? मीडिया ने किया। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था वो मीडिया ने बड़ा किया। उन्होंने किया कवरेज। अभी मैं- चलो अन्ना हजारे का नाम लिया, मैं आपको एक चीज और बता दूं। चलो यहाँ तो जंतर मंतर पर आपका आंदोलन हो रहा है, पंजाब में भी तो पेपर लीक हुआ, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? पंजाब के उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? चलो यहाँ तो इस्तीफा दे भी दिया, कुछ तो लोग जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ तो इस्तीफा 20 दिन में 22 दिन में मिल गया, लेकिन फिर भी सरकार तो जेल के अंदर से भी चलाई जाती है। मैं वहां भी तो पेपर लीक मैं हुआ है, वहां आपको- इस्तीफा मांगिए आप। आपको करेक्ट कर देता मैं इस चीज का खंडन करता हूँ, यहाँ से मैं अभी विरोध करता हूँ, काली पट्टी बंद कराऊंगा। हूँ। बैठ जा। मैं यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ जी। जिस तरीके से आप कह रहे हो कि आपने प्रधान जी का इस्तीफा मांग लिया, उन्होंने दे भी दिया इतने प्रेशर के बाद। हालांकि वो कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मेरा पर्सनल रीजन था, मैंने इसलिए इस्तीफा दिया है, बट देश को पता है कि क्या रीजन था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर आप कहते हो कि तुरंत बाद पंजाब में पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ पे पेपर लीक हुआ है तो वहाँ पे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया? वहाँ पे भी प्रेस ने क्वेश्चन पूछे हैं कि भाई आप इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? वहाँ पे उनके मिनिस्टर ने बोला है कि अगर मेरे इस्तीफा देने से चीज़ें ठीक होती हैं, मैं तैयार हूँ देने के लिए, अगर मेरे पे प्रेशर होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन वो अपने एंड पे ये जिम्मेदारी ले रहे हैं कि मैं उस चीज़ को ठीक कर दूंगा। धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के लिए बहुत बड़ा आंदोलन हुआ जी, ठीक है, नीट का पेपर लीक हुआ, आंदोलन हुआ कि इस्तीफा दो। सेम चीज़ हम बात करते हैं नितिन गडकरी जी के लिए कि एथेनॉल के ऊपर बहुत बड़ा हंगामा हुआ, लोगों के अंदर बहुत सारे वहम आए कि गाड़ियाँ खराब हो रही हैं एथेनॉल के चक्कर में, ठीक है, चलो ये पेट्रोलियम हो गया, इसके साथ साथ सड़क खराब हो रही है। तो जब सड़क इतने टाइम से खराब हो रही है, किसी भी पार्टी ने या किसी भी बंदे ने उतना बड़ा मुद्दा ये नहीं बनाया जितना बड़ा ये नीट का पेपर बनाया। इसका क्या रीज़न है? इसका रीजन यही, दोनों बीजेपी से हैं क्योंकि फिर भी इसका मुख्यतः रीजन जो है यही है, मुद्दा कोई भी बड़ा बना सकता है। अभी आप, मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस जनता पार्टी पीछे हटी है, वो वापस आएंगे। आपने जो इथेनॉल का मुद्दा बनाया, हम नितिन गडकरी का भी इस्तीफा लेके जाएंगे। आप क्या सोच रहे हैं नितिन गडकरी जी? अब अगला नंबर आपका है, तो ध्यान से ईटन शुरू कर दीजिए। ईटन जो है शुरू कर दीजिए, नहीं तो कुर्सी आपकी भी जाने वाली है। मुद्दा कोई भी बड़ा हो, हम जो है सही के साथ खड़े हुए हैं। हमारे देश की जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, मुख्य विपक्षी पार्टी है, उसके अंदर इतना गूदा नहीं है जो जनता के मुद्दों को उठा सके। इसलिए जो काम आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई, एक आम आदमी उठकर आया, उसने अपना जोर लगाया, जनता ने उसका समर्थन किया। जनता, देखिए जनता जो है सबका भगवान होती है, जनता ही सरकार है। जनता जनार्दन होती है। हम सरकार से नहीं है, सरकार हमसे है। तो जनता ने, क्योंकि जनता किस लिए है? जनता ही सिर्फ कॉज के लिए, शिक्षा के लिए उन्होंने देखा। सब लोग देख रहे हैं शिक्षा में क्या हो रहा है, रोजाना देख रहे हैं लोग, बच्चों के पेपर लीक हो के 20 बच्चों ने अपनी जो है आत्महत्या कर ली जी। बताइए 2026 के अंदर। अब जिस टाइम पे ये आत्महत्या की आपने बात बोली कि बच्चों ने सुसाइड कर लिया जी। ठीक है, वो परेशान थे, उन्होंने जी। अपने 3 साल 4 साल जो भी होता है वो पीरियड दिया, जी। खर्चा हुआ, पैसे थे, सब कुछ था, डिप्रेशन होता है, बच्चों ने सुसाइड कर लिया। जी वहीं पर गवर्नमेंट ने री एग्जाम करवाया। जब उनको पता चला कि नीट का पेपर लीक हुआ है, जी जब आंदोलन की हवा लगने लगी तो उन्होंने री एग्जाम भी कराया। जी वहाँ पे कुछ बच्चे टॉप करे, कुछ अच्छी रैंक लेके आए। जी। वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैं क्यों आंदोलन में जाऊँ, मेरा क्या मतलब पड़ा, मुझे फिर से पेपर देने का टाइम मिल गया, मैं पेपर दूंगा। तो ये सुसाइड करने वाले बच्चे किस कैटेगरी के हैं, और जो टॉप कर रहे हैं ये कौन सी कैटेगरी के, जिनको फर्क नहीं पड़ रहा? मैं बच्चों को किसी भी कैटेगरी में नहीं बांटता। मेरे लिए स्टूडेंट है, भले वो नीट का स्टूडेंट है, वो भी मेरे लिए स्टूडेंट है। भले वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, वो भी मेरे लिए स्टूडेंट है। वो भले JNU में पढ़ रहा है, वो भी मेरे लिए स्टूडेंट है। मुद्दा है शिक्षा। नीट तो एक जरिया है, आप समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ बात रखने का जरिया है जिससे लोग कनेक्ट हुए हैं, लेकिन असली मुद्दा तो एजुकेशन है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोठारी कमीशन ने बोला जो GDP का 6% है, जो आप शिक्षा के ऊपर इस्तेमाल कीजिए। कुछ समय पहले नीति आयोग की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बोला जो एग्जाम जो होते हैं नीट के जो है तो कंप्यूटर बेस्ड होने चाहिए, और जो आपके जो सरकार के अंदर जो आ रहा है ये
जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो एग्जाम कंडक्ट कराती है, इसको एक ऑटोनोमस बॉडी मतलब स्वतंत्र बॉडी बनाई जाए, जैसे यूपीएससी कंडक्ट करता है एग्जाम। तो आप उनको रिलीज क्यों नहीं कर सकते? आप उन पर कब्जा क्यों बनाए रखना चाहते हो? आप तो उनको और टाइट करते हो, ब्यूरोक्रेसी और टाइट करते हो, आप उसको ऑटोनोमस बॉडी। पर सरकार सुनती नहीं है, ये अपने घमंड में चूर है। 2014 के अंदर जब पेपर लीक हुआ था 2024 के अंदर नीट का, तब सरकार को सुझाव दिए गए थे। सरकार ने सुझाव क्यों नहीं मारे? सरकार हत्यारी है, 20 बच्चों की हत्या के हत्यारे हो आप लोग। आप कई बच्चों की जो मनोदशा है आप उसका आकलन कभी कर ही नहीं सकते। एक बच्चा एग्जाम देकर आया, उसका एग्जाम जो है वो 4 साल से मेहनत कर रहा है, पर लेकिन उसका जो एग्जाम में नंबर अच्छे नहीं आ रहे। लेकिन इस बार वो एग्जाम देकर आया, उसके बहुत ही वो खुश है, उसने आंसर किया, अपना चेक किया, अरे मेरे तो बढ़िया नंबर है, अब की बार मुझे बढ़िया कॉलेज मिलेगा। नीट के जरिए 1.5 50 लाख 1 करोड़ में पता है इतना एडमिशन मिलता है, इतनी फीस लगती है। कोई एमबीबीएस का दाखिला लेना कोई आम बात नहीं है। ये तो सिर्फ आप उसके मनीष साथ भाई नीट की बात कर रहे हैं। मनीष भाई, आप मैं उसके रोक साथ क्या दूंगा कर रहे एक हैं? मिनट आपको। आप वो घर पर आता, अरे पेपर तो लीक हो गया, वो बच्चा क्या करे? मैं 5 साल उसने अपने जीवन के दे दिए। मैं मनीष भाई को इसी बात को मैं बताना चाहूंगा कि उनके लिए सिर्फ नीट का पेपर नहीं था, उनके लिए सर्वोपरि था, सब कुछ था, उनकी जिंदगी थी, सब कुछ था। सिर्फ एक नीट को कह के आप उनको ये नहीं कह सकते, एक मोहरा नहीं बना सकते, एक दाग नहीं लगा सकते कि सिर्फ एक पेपर था। पेपर नहीं था, उनके लिए जिंदगी थी, सब कुछ था। और आत्महत्या शायद ही इसलिए उन्होंने की थी कि सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि उससे आगे उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, उन्होंने सब कुछ उसे अपनी जिंदगी बना लिया था। लेकिन एक मनीष भाई ने कहा था कि जनता से सरकार है, हमसे सरकार है, जनता है तो सब कुछ है। लेकिन मैं इतना पूछना चाहूंगा मनीष भाई से कि जनता को समझता कौन है? आप देख लो, आपके जो एरिया का सरपंच भी है ना, स्कॉर्पियो में चलता है, आपके पर छींटा मार के जाएगा, आपको पूछता भी है, सिर्फ पूछेगा तब वोट के टाइम पर। आपकी नजर में कौन सी सरकार ऐसी है जो आपके सपनों को पूरा करेगी, आपकी सड़कों को बनवाएगी, आपके लिए बिजली के खंभे लगवाएगी, आपके बच्चों को पढ़ाएगी? मुझे वो सरकार बता दीजिए आप। हमारी नजर में कोई सरकार नहीं है, हम किसी पर दबाव नहीं डालते। इसका डिसीजन आप खुद लीजिए, आपके लिए कौन सी सरकार अच्छी है। मैं आपको इसके ऊपर ज्ञान नहीं दूंगा, दे सकता हूं, लेकिन आप इसका खुद डिसीजन लीजिए, मेरे लिए कौन सी सरकार बेहतर है, मेरे इलाके में कौन काम कर सकता है, मेरे इलाके में नाली कौन बनवा सकता है। 20 साल से देख रहा हूं मैं, जब भी कांग्रेस सरकार थी 2014 के बाद, आज 2026 है, अब भी 20 साल से हमारे घर के आगे अब भी रोड पर पानी भरा रहता है। 20 साल हो गए, उसको पानी को हमारे वहां लैंडमार्क बना दिया गया है कि आप कीचड़ वाले रास्ते पर आ जाइए। बताइए, इससे ज्यादा दुख की और क्या बात होगी? चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, हमारे लिए किसी ने काम नहीं किया। सड़कों पर अब भी बच्चे स्कूल जाते हैं, किसको देते हैं? घुटने पानी से भरकर जाते हैं। किसको देते हैं? वोट देते हैं। आपका तो वोटर आईडी कार्ड ही नहीं है। वोटर आईडी कार्ड अबे मैंने अभी वो भरा है भाई, SIR के फॉर्म भरे हैं भाई मैंने। आपका तो वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड किसने कहा? 12th पास भी हूँ, मार्कशीट है, वोटर आईडी दिखा दूं मैं? दिखा दे, ले देख ले, दुनिया सबूत मांगती ले है भाई वोटर आईडी SIR के हमें जहाँ तक आते अच्छा रुपया सूत्र अरे से बाद में रुपया आपके पास रुपया वोटर आईडी कार्ड अरे नहीं है। मोबाइल भाई, रख दे। ना कांग्रेस ने हमारे लिए कुछ करा, ना बीजेपी ने करा। मुझे ये बताओ, आपने बोला कि मेरी गली के बाहर इतना पानी भरा रहता है कि वो लैंडमार्क बन गया है कि कीचड़ वाली गली। उस गली में पानी भरा हुआ, उसके लिए आपने कितनी बार अपने पार्षद से, अपने MLA से, MP से, किससे कितनी बार लड़ाई करी है इतने सालों से? मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ राहुल भाई जी कि लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से वो समय भी निकालते हैं। तो जैसे संडे वाले दिन या किसी दिन हम लोग इकट्ठा होकर भी जाते हैं, तो सामने वाले के पास भी समय नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए समय है कि हमें वोट दीजिएगा। लेकिन हम अपने सपनों के लिए और जो जंतर मंतर पर आवाज उठाता है उसको क्या कहते हैं ये लोग? एंटी नेशनल। अरे भाई देशद्रोही है ये। CIA से ले रखे फंडिंग, चाइना के एजेंट है, चाइना का। अब गवर्नमेंट ने खुद, ठीक है, विदेश मंत्रालय ने खुद ये घोषित कर दिया है कि CJP के पीछे किसी भी विदेशी फंडिंग का हाथ नहीं है। ये ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस करा है। चलो ये एक अलग टॉपिक है, हम बात कर रहे थे कि आवाज उठाने की। अगर हम अपनी गली मोहल्लों से परेशान हैं कि हमारी गली में ये भर रहा है, हमारा ये हो गया, वो हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक है। महंगाई, देखो महंगाई का एक टॉपिक अलग होता है। महंगाई का रीजन है कि हमारे देश के अलावा बाहर क्या चल रहा है,
जहाँ से चीज़ें बाहर से आनी है, वो एक अलग टॉपिक है। अगर हम लोकल की बात करते हैं कि हमारी गली के बाहर पानी भरा हुआ है, सीवर लाइन खुदी पड़ी है, इसका काम नहीं हो रहा, और उसके बाद भी एक पार्षद जो 10 साल से हमारे उस एरिया का पार्षद बना हुआ है, उसके बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है, और आपने 10 साल में कभी आवाज़ नहीं उठाई है, तो इसमें गवर्नमेंट की गलती है या आपकी गलती है? मैं आवाज उठाने के लिए कहता हूं कि यहाँ की पब्लिक जाती है, लेकिन सामने वाले के पास समय ही नहीं है। सिर्फ वोट, मैं पहले भी कह चुका हूँ इस चीज को कि सिर्फ वोट मांगने का समय होता है। उस टाइम पर सभी कहते हैं, सपने दिखाते हैं कि हम रोड बनवाएंगे, हम आपके यहाँ बिजली की समस्या खत्म करेंगे, आपके लिए सारी जो भी मूलभूत आपकी जरूरत है उनको पूरा करेंगे। तो लेकिन आप आंदोलन क्यों नहीं करते हो? आंदोलन आप अपने बीवी बच्चों को पालें या अपना सिर उड़वाएं या फिर हम भूखे मरें। इतना समय है नहीं हमारे पास कि हम अपनी तो आप रोजमर्रा बस की इतना जिंदगी। कीजिए, जो लोग कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप उनको उनका support समर्थन करिए। कीजिए, आप उनके खिलाफ उंगली मत उठाइए, बस उनका समर्थन कीजिए जो हो रहा है। अगर आपको लगता है इस आंदोलन से, मैं जनता से बोल रहा हूँ जो भी मुझे सुनेंगे, अगर आपको लगता है कि इनके आंदोलन से हमारा फायदा हो सकता है या ये सही बात के लिए खड़े हैं, कौन उनको सपोर्ट करने आ रहा है, कौन बाद में उनके लिए भाषण दे रहा है, वो एक अलग मैटर है। देखो, बहती गंगा में हर कोई हाथ धोता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये सही टॉपिक के लिए लड़ रहे हैं या सही चीज़ों के लिए बहस कर रहे हैं, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन अंधभक्तों की या उन अगेंस्ट लोगों की बात सुननी चाहिए कि नहीं यार, इन सब पे कुछ नहीं होगा, इसमें डंडे पड़ जाएंगे या मैं जाके करूंगा क्या, मैं अपने घर पे। अरे, अगर आप हफ्ते में 7 दिन काम कर रहे हो, 7 में से एक दिन ऐसा भी निकलेगा जिस दिन आप छुट्टी ले सकते हो या 4-5 घंटे उस प्रोटेस्ट के लिए निकाल सकते हो। तो सबसे मेन सवाल ये है कि हमें आवाज़ उठानी आती है या नहीं आती है। आज की जनता है, आज के जेनजी ज़माना है, तो वो ज़माना सवाल पूछता है। अगर आप कुछ भी गलत कर रहे हो तो आज उनके पास इंटरनेट है, वो सीधा पोस्ट करते हैं, डालते हैं, चीज़ें वायरल होती हैं। तो सवाल उठाने चाहिए, ये मेन चीज़ें हैं जाके लोग अपनी प्रॉब्लम्स को सुधार सकें। तो ये था हमारा आज का पहला पॉडकास्ट भी नहीं, बस छोटी सी कन्वर्सेशन थी मेरे अपने दोस्तों के लिए कि हम क्या समझे हैं अभी तक के इसके प्रोटेस्ट से और क्या हम कर सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला है ये हम जानेंगे इन्हीं से कि किसको कितना समझ में आया प्रोटेस्ट, या कितनी पॉलिटिक्स समझ में आ रही है, या आप अपने लिए क्या कर सकते हैं। तो उमेश जी, आपको क्या लगता है हमारी इतनी सारी बहस में क्या कंक्लूजन निकला है, हम क्या कर सकते हैं आगे के लिए? राहुल भाई, मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहना चाहूंगा कि जो आंदोलन हुआ है उसमें नुकसान भी हुआ है, जो भी बच्चों के सिर फूटे हैं, चोट लगी है। मैं कहना चाहूंगा सरकार से कि आगे इन चीज़ों पर ध्यान दे, बच्चों का फ्यूचर है, उनके लिए सर्वोपरि है, ऐसी चीज़ें ना हो। पेपर लीक से लेकर पुलिस वालों का जो उनका बर्ताव है वो चीज़ ना हो, और आगे के लिए उनके लिए ये सलाह है कि देश को उन बच्चों को समझना चाहिए और लोगों की ज़रूरतों को समझना चाहिए। चाहे किसी की गली हो, मोहल्ला हो, लाइट की ज़रूरत हो, उन सब की ज़रूरतों को देखना चाहिए और बाहर निकल कर देखना चाहिए अपने महलों से भी कि लोगों को कितने दुख दर्द हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। मैं इसलिए इतना कहना चाहूँगा, जो देश के अंदर अभी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसने पूरे देश के लोगों की आंखें खोल दी है। उनको अपनी असली ताकत का पता चला है, वो देश के अंदर क्या कर सकते हैं। आज उनको अपनी ताकत का पता चला है। सरकार उनके लिए ही काम करनी चाहिए। सरकार जो है ये नहीं है कि लोगों के ऊपर राज करे। हम एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और ये शुरुआत है। अभी जनता के बहुत सारे मुद्दे हैं, अभी छात्रों के काफ़ी मुद्दे रह रहे हैं, हम ऐसे करके आवाज़ उठाते रहेंगे, ये शुरुआत है। ये जो देश का युवा है, जिसको हम जेनजी कहते हैं, ये सवाल पूछता भी है, अपने सवाल के आंसर जब तक ना मिले उस पर अड़ा भी रहता है, और पीस और वायलेंस ये दोनों को जानता है। ये मैटर करता है हमारे सामने वाले पर, जिससे सवाल पूछा जा रहा है कि वो सामने वाले को कितना सीरियस ले रहा है। अगर वो टाइम से जवाब दे रहा है तो पीसफुली सब कुछ चलता रहेगा, वरना दिल्ली आंदोलन में जो भी अग्रेशन हुआ है, सारी गलती पुलिस वालों की भी नहीं है और पूरी गलती स्टूडेंट्स की भी नहीं है, क्योंकि हर कोई ना कोई दो पहलू सिक्के के होते ही हैं। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे एक और नए सवाल के साथ और नए जवाबों के साथ। ये कोई पॉलिटिकल चैनल नहीं है, बस एक कन्वर्सेशन है जो आम लोगों के लिए हो कि क्या चल रहा है और हम कितना समझ पा रहे हैं। सिंपल। हम बस इसमें अपनी राय रखते हैं। हम जो है अलग अलग जातियों से, भिन्न भिन्न जातियों से आते हैं। कोई तीनों यहाँ एससी बैठे हैं। कोई यहाँ पर